वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12th। आज हम कवर करेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड जो लिटन है ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है विद रिस्पेक्ट टू चैलेंजेस। जो भारतीयों ने चैलेंजेस फेस किए इनके टाइम पे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है और मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो है वो 1876 तक जो है वो कवर कर चुके हैं। हमने शुरुआत की थी 1526 से और 1526 से हम 1876 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है जहां पर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें पीजीटी टीजीटी कमीशन की जो हिस्ट्री में है, प्लस साथ में यूजीसी नेट का पेपर 2 है, उसके उसमें हमारा जो है वो यूजीसी नेट पेपर 2 में हिस्ट्री का अगर हम पेपर की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस रहता है उसमें ये जो है वो आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अब सीक्वेंस वाइज जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें जो है वो आपको यहाँ से जो है वो हेल्प मिल सकती है। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लॉर्ड लिटन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सबसे पहले याद रखना है वो ये कि ये बहुत अनपॉपुलर थे। मतलब एक तरह से जो है वो इनको अनपॉपुलर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा गया है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल जो है वो इंडियंस के अगेंस्ट रही है। इन्होंने जितने भी इनिशिएटिव्स लिए वो सब जो है वो हमारा नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं जो इंडियन नेशनलिज्म उसके अगेंस्ट रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये। और इनको एक साथ में और भी कहा गया है वो है ब्रूटल वॉइस रॉय। ब्रूटल वॉइस रॉय भी जो है वो इनको कहा गया है। ये भी हम जो है वो पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं। अब इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए तो उनको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इनके टाइम पे हुआ। और इवेंट्स जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये एक बार अगर हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वही ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में पूछा गया। तो वह है रॉयल टाइटल एक्ट 1876। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 ये डायरेक्टली जो है वो एग्जाम में पूछा गया ईयर, जिसमें जो है वो ये पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। और इसमें ये कहा था कि क्वीन जो है, जो ब्रिटिश की क्वीन, तो उसको केसरी हिंद का टाइटल दिया है, यानी कि उनको क्या दिया है, केसरी हिंद का टाइटल। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, केसरी हिंद का जो टाइटल है वो इस एक्ट के अंडर दे रखा है, रॉयल टाइटल एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है और एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट इससे लिंक करता है, ठीक है, वो डायरेक्ट 1877 है। जैसे 1876 में जो है वो आपका ये एक्ट हुआ, ये एक्ट आया। उसके बाद 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार हो रखा है। फर्स्ट दिल्ली दरबार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है वो 1876 में हुआ। और यहाँ पर मतलब इसमें क्या था, एक तरह से जो है वो मतलब टाइटल्स के रिगार्डिंग हो रखा है कि मेनली जो है वो यहाँ पर राजा जो है वो अटेंड करा, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट से उन्होंने अटेंड किया। और इस दरबार में जो है वो फिर एक तरह से जो वो क्वीन की भी जो है वो क्वीन को प्रमोशन दी गई और क्वीन के जो है वो लाइक ब्रिटिश सुपरमेसी को यहाँ पर बताया गया एक तरह से। और एक जो अजम्पशन थी कि जिस तरह से जो वो पीपल और प्रिंसेस जो है वो मतलब कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन रहेगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए भी जो है वो ये दिल्ली दरबार कंडक्ट करवाया गया। तो पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था वो लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था और इंपॉर्टेंट है 1877 में ही हुआ था। दो ईयर जो हुआ हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, 1876 और 77। देन उसके बाद हमने बात की अनपॉपुलर। अब देखो, एक तरफ दिल्ली दरबार हो रहा है, दूसरी तरफ भारत में फेमाइन है, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, तैयारी हो रही है दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन फेमाइन की वजह से इंडिया में यहाँ पर माना जाता है कि 1876 और 77 में जो फेमाइंस हुई थी उसमें मिलियन जो है वो डेथ हुई थी। बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे और इसका जो रीज़न ये था कि मॉनसून जो है वो उस टाइम पे अच्छी नहीं हो रखी थी। हमारे यहाँ पर मॉनसून जो है वो बहुत लिंक करती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के साथ। तो जब मॉनसून अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप जो है वो उतनी जो है वो अच्छी नहीं हुई, फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। जब फसल अच्छी नहीं हुई तो फाइनली क्या होता है, फेमाइन में वो जो है वो रिजल्ट करती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाद में जो है वो फेमाइन कमीशन बनाया। जो फेमाइन कमीशन बनाया वो बाद में बनाया और वो बनाया रिचार्ड, ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, रिचार्ड स्टारचे का, STRACHEY। ये बनाया उन्होंने 1880 में। देखो, फेमाइन होने के कितने साल बाद, 3 साल बाद जो है वो ये बनाया, लेकिन और डेथ जो है वो मिलियंस में हो रखी है। और ये बिजी थे दिल्ली दरबार में, इनको काम था दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज करवाने में, इन्होंने बिल्कुल जो है वो ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद एक पॉइंट अब साथ में लिंक करके पढ़ते हैं। इंडियंस तो एक्टिव थे, इंडियंस तो अवेयर थे, इंडियंस तो आवाज़ उठा रहे थे। तो जो एजुकेटेड इंडियंस थे
वो वॉइस रेज कर रहे थे कि सर फेमाइन हो रही है, आप ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पर साथ में नेशनलिज्म भी ग्रो कर रहा था, रिफॉर्म्स भी हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे इंडियंस की जो हमारी कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारे जो कॉमन चैलेंजेस है, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर ध्यान देगी। तो इसके रिगार्डिंग अभी वॉइस को रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट भी आ गया। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आपका 1878 ये लेकर आए, जिसमें इन्होंने प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। प्रेस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है, कि जो है वो एक तरह से मतलब अब लाइक आपको पब्लिश करना है तो उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। तो यानी कि इसमें ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो है वो आपको परमिशन चाहिए, कोई भी अगर आपको जो वो पब्लिश करना है इन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। यहाँ पर बात की जाती है लाइक जैसे जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस हो गई, अगर आप उसमें कोई भी जो है वो पब्लिश कमेंट करते हो, कोई भी पब्लिश डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। और इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट यहाँ पर कहा जाता है कि अमृता बाजार पत्रिका एबीपी जो है वो रातों रात जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया था, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि इंग्लिश में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, सिर्फ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में थी। और जो ये एबीपी थी, ये एबीपी थी, ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका, ये ससीर कुमार घोष की थी, ससीर कुमार घोष की थी। और साथ में इसमें मोतीलाल घोष भी थे, मोतीलाल घोष, ये दो पर्सनालिटीज थे। ये रातों रात जो है वो कन्वर्ट कर दी गई थी। इसको शुरू किया था 1868 में। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ से कोशिश की गई कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट से रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। उसके बाद एक जिस वजह से ये फेमस भी है और मतलब इनको जो है वो एक तरह से अनपॉपुलर भी कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज योर सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के लिए भी जो है वो ये उत्तरदायी है, जो कि 1870 से लेकर 80 के बीच में हुई। अभी इसका जो बैकग्राउंड है अगर हम बात करें कि क्यों ये वॉर हुई और क्या कारण थे, पहली वॉर क्या थी, तो हमने पहली वॉर को पढ़ा था कि जिस तरह से पॉलिसीज़ थी गवर्नर जनरल की उस टाइम के, उसने क्या किया था कि अफगानिस्तान पे जो उनको खतरा था कि वो जो है वो अदर यूरोपियन पावर के साथ मिल जाएगा। हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चैलेंज था, ठीक है, कि वहाँ पे फिर जब वो आमिर थे वहाँ के, जिस तरह से जो है वो हमने शाह शुजा को अपॉइंट किया था, और शाह शुजा को कि वहाँ की जो ट्राइब्स थी उन्होंने मार दिया था, ट्राइब्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और ट्राइब्स ने डिमांड करी थी कि जो दोस्त मोहम्मद है उसी को जो है वो आमिर बनाया जाए, उसको रिलीज़ किया जाए। तो 1855 में ना दोस्त मोहम्मद को रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेशावर। ये जो ट्रीटी ऑफ पेशावर थी ये साइन की गई थी 1855 में, और दोस्त मोहम्मद को रिलीज कर दिया था, और एज अ आमिर जो है वो अफगानिस्तान का अपॉइंट कर दिया था। लेकिन अब होता क्या है यहाँ पे कि जब लॉर्ड लिटन के टाइम पे हम बात करते हैं, या फिर एक पॉइंट सबसे पहले और देख लेते हैं कि जब आमिर को यहाँ पे रिलीज कर दिया तो एक तरह से ना ये डिफीट हुई ब्रिटिशर्स की। जब दोस्त मोहम्मद को रिलीज कर दिया, जिसको आपने पकड़ के रखा था उसको आपने रिलीज कर दिया, तो एक तरह से ये डिफीट हो गई। अब ये एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी। और साथ में क्या हो रहा था, यूरोप में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले उसमें कर्नाटिक चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस वर्सेस जो है वो यूके था, या फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन चल रखा था, तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो यूरोप में इस टाइम पे रशिया वर्सेस ब्रिटेन था। अब जब रशिया वर्सेस ब्रिटेन था तो इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ना था, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान यहाँ से कोशिश थी कि रशिया अफगानिस्तान के साथ जुड़ सकता है, यानी कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान को अपनी साइड करके भारत पर अटैक कर सकता है, ऐसा जो है वो डर था। लेकिन होता क्या है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टॉक साइन हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये होता है कि रशिया जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गवर्नर जनरल थे या जो वॉइस रॉय थे, वो ये प्लान करते हैं कि हम जो है वो अफगानिस्तान को अपना दोस्त बना लेते हैं, अफगानिस्तान को हम जो है वो अपना दोस्त बना लेते हैं, ऐसी कोशिश यहाँ पे की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं प्लान हो पाता है। उस टाइम पे जो आमिर था शेर अली खान, जो शेर अली खान ये आमिर था, ये प्रो रशिया था, मतलब एक तरह से रशिया को ही सपोर्ट करता था। तो गवर्नर जनरल प्लान करते हैं कि इसको साइड करके हम जो है वो अपना जो है वो आमिर बनाएंगे, यानी कि हम अपना बंदा जो है वो आमिर अपॉइंट करेंगे, जो जिसका नाम था याकूब खान। याकूब खान, इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं, मोहम्मद याकूब खान जो है वो आमिर था, मतलब इसको आमिर बनाने का जो है वो प्लान करते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन। तो फाइनली क्या होता है, एक बैटल होती है जिसका नाम था सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर।
इसका जो रिजल्ट होता है, अभी आर्मी यहाँ से जाती है, ब्रिटिश आर्मी, और जो आपका शेर अली खान था उसको डिफीट करते हैं और याकूब खान को अपॉइंट करते हैं। तो इसमें एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ गंदमक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गंडमक जो की ट्रीटी थी किसके बीच में हो रखी है, सबसे पहले तो ये हमें क्लियर याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ गंदमक हो रखी है आपकी सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का रिजल्ट। और इसमें क्या किया जाता है कि जो मोहम्मद याकूब खान है उसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ फ्रेंडली अफगान। ठीक है, तो अफगान का जो न्यू आमिर बनता है, आमिर वो बनता है आपका मोहम्मद याकूब खान। ये नाम जो है वो हम याद कर सकते हैं। इवन ये ट्रीटी ऑफ गंडमक भी इंपॉर्टेंट रहती है। देन उसके बाद जैसा हमने पढ़ा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिससे प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी, इन्होंने साथ में एक रिस्ट्रिक्शंस और लगाई जिसका नाम था इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट, ये जो इंडियन आर्म्स एक्ट था ये आया था 1878 में, और इसका जो मेन टारगेट था वो रिस्ट्रिक्ट करना था कि इंडियंस जो है वो अब आर्म्स नहीं रख सकते विदाउट लाइसेंस। यानी कि भारतीयों को जो है वो हथियार रखने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। इस एक्ट के अंडर परमिशन लेनी पड़ेगी तभी रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब देखो सेकंड, उसके बाद हम पॉइंट समझते हैं और क्यों जो है वो ये अनपॉपुलर थे। तो जो सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, हमने बात की थी सिविल सर्विसेज की, कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो एग्ज़ाम की बात करते हैं कि 1854 में सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था लंदन में। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो 21 जो एज थी उसको 19 कर दिया, सिविल सर्विसेज की एज को और कम कर दिया। साथ में इन्होंने क्या किया कि जो इम्पोर्टेड कॉटन थी, कॉटन को इम्पोर्ट करते थे जिस तरह से भारत में, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो दैट मीन्स मार्केट में कंपटीशन और कम हो गया। प्लस ये फ्री ट्रेड पॉलिसी भी लेकर आ गए थे इन्होंने, जो है वो फ्री ट्रेड करना शुरू कर दिया था। उससे जो है वो भारतीय जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उनका नुकसान हो रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो लॉर्ड जो है वो लिटन के टाइम पे हुए, और जिसकी वजह से जो है वो ये बहुत अनपॉपुलर थे। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, कि जितने जो है वो लॉर्ड लिटन अनपॉपुलर थे उतने ही फेमस जो है वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन की जो अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स थे भारत के रिगार्डिंग, 1880 से लेकर 1884 तक इन्होंने जो भी इनिशिएटिव्स लिए एज अ गवर्नर जनरल, उसकी वजह से इन्हें जो है मोस्ट पॉपुलर जो है वो लीडर कहा गया है, या मोस्ट पॉपुलर जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है। अब इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, सबसे पहले वो आता है 1881 का सेंसस। हमने बात की थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे कि 1871 में सेंसस रखा गया, और 10 साल के में जो है वो सेंसस खत्म हो गया था। 1881 में पहला सेंसस जो है वो कंप्लीट हो गया। इन्होंने रिपील किया था जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया था, इन्होंने इसको रिपील किया था 1882 में। तो रिपील हो रखा है, यानी कि जो प्रेस रिस्ट्रिक्शंस थी उसको हटा दिया। उसके बाद इनके टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, दैट इज योर फैक्ट्रीज एक्ट। यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1881, जो कि लेबर्स की कंडीशन जो है वो फैक्ट्रीज में बहुत बुरी थी, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो रिफॉर्म्स इनिशिएटिव था ये, इसको हम अलग से कवर करेंगे दोनों फैक्ट्रीज एक्ट को। देन उसके बाद हंटर कमीशन इनके टाइम पे आया। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, जो ये हंटर कमीशन था ये 1882 का एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। उसके बाद लॉर्ड रिपन को ना फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। इन्होंने एक तरह से जो है वो कोशिश की है लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। एक और इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज योर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये जो कंट्रोवर्सी है ये बहुत फेमस रहती है, जिसमें जो है वो भारतीयों को भी कहा जाता है, एक तरह से इक्वालिटी के कंसेप्ट को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है। देन जो इनको कहा जाता है, इसमें एक सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि गुड वॉइस रॉय इनको कहा गया है। सेकंड, उसके बाद ये आता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमने बात की। जो ये रेजोल्यूशन था, अगर हम बात करें 1872 का, जिसमें सबसे पहले फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो उनको कहा गया है, इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था। ठीक है, इस रेजोल्यूशन में जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में की गई है। तो जो पंचायती राज सिस्टम जो है वो हम आज देखते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं जो है वो आपकी जो है वो लॉर्ड रिपन ने रखी थी। देन इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, पहले नहीं थे। वैदिक पीरियड में ऑलरेडी एग्जिस्ट जन, और अगर हम बात करें जहाँ पर जो है वो जन और जनपद, या फिर जहाँ पर जना एक ट्राइबल ग्रुप था, तो वहाँ पर ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट था। लेकिन वही है कि ब्रिटिशर्स ने इसको मॉडिफाई किया और अपने अकॉर्डिंग जो है वो बताया कि हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। देन हंटर कमीशन की अगर हम बात करें, हंटर कमीशन बनाया गया इनके टाइम पे एजुकेशन के रिगार्डिंग। इससे पहले जो कमीशन बनाया गया था एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो था वुड्स डिस्पैच।
वो डिस्पैच आया था 1854 में, जिसमें बात की गई थी, एक तरह से इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है, और मिडिल एजुकेशन की। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये हंटर कमीशन था, इसमें प्राइमरी लेवल पर बात कर रखी है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उसको किस तरह से फोकस किया जा सकता है। और इन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्लस फीमेल यानी कि वुमेन एजुकेशन की बात भी जो है वो साथ में कर रखी है कि वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है वो है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ यह था कि 1883 में एक बिल आता है जिसमें ये कहा गया, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है, कि जो एग्जिस्टिंग जो जुडिशियल सिस्टम था उसको अमेंड करना था। अभी क्या है, केसेस ट्रायल दो तरह के होते थे, एक इंडियन ट्रायल होते थे और एक यूरोपियन ट्रायल होते थे। और लिंक करता है जजेस के साथ, जजेस के साथ ये कंसेप्ट जो है वो लिंक करता है। इसमें ये कहा गया था कि जो जजेस है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो यूरोपियन हो, वो ट्रायल कर सकता है यूरोपियन सब्जेक्ट को भी। ऐसा प्रोविज़न था पहले कि यूरोपियन जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ट्रायल सिर्फ यूरोपियन जज करेगा। लेकिन इसमें ये कहा गया, ये जो इल्बर्ट बिल था, इसमें ये कहा कि इंडियन जज भी जो है वो यूरोपियन सब्जेक्ट्स को ट्रायल कर सकता है। लेकिन ये बिल पास नहीं होता है, फाइनली ये कोलैप्स होता है, और बाद में इसको पास कर भी दिया जाता है। लेकिन इसका जो मेन प्रोविज़न था, जो कंसेप्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का अवॉइड करना जुडिशरी से, या जुडिशरी में जो चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे थे रिगार्डिंग द लाइक इंडियन जजेस को ट्रायल करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये जो कंसेप्ट था वो उसमें मिस हो जाता है, और फाइनली बाद में इसको पास कर दिया जाता है। इवन जो आपके लॉर्ड रिपन थे उनको जो है वो बहुत जो है वो यहाँ पर प्रेशराइज भी किया जाता है कि आप जो हो वो इसको जो है वो पास करो, लेकिन फाइनली सॉरी इसको विड्रॉ करो, वापस लो। बट लेकिन फाइनली क्या होता है, लॉर्ड जो आपके रिपन थे वो खुद ही रिज़ाइन कर देते हैं, और ये बिल जो है वो कलेप्स हो जाता है प्रॉपरली। उसके बाद जो है वो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई इसकी, और मॉडिफाई करके जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनके टाइम पे और आता है जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, देखो ये कंसेप्ट जो है ना, अगर हम बात करते हैं हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस, या इवन अगर प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं, तो लिंक करते हैं फाइनेंसिस का। आज भी जो बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हमने अभी टर्म यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो डिवीजन ऑफ फाइनेंसिस अगर हम बात करते हैं तो सेंटर, एक पहली आते हैं स्टेट और दूसरी आता है सेंटर, कि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में जो है वो फाइनेंसिस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, लाइक जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हो गया, जेल्स हो गया, रोड मेंटेनेंस हो गया, ये सभी जो है वो आपके स्टेट के पास होंगे, स्टेट के कंट्रोल में होंगे, जेल, ठीक है, या फिर मेडिकल सर्विसेज, या फिर अगर हम बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्लस सेंटर के पास जो होगा पूरा कंट्रोल होगा, लाइक कस्टम ड्यूटीज़ के ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर, ओपीएम के ऊपर, और लैंड रेवेन्यू। तो ये सभी सेंटर के पास होगा। इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और साथ में यहाँ पर एक पॉइंट और हम पढ़ सकते हैं कि जो 1831 में हमने पढ़ा था कि मैसूर को एनेक्स कर लिया था, मैसूर को कैप्चर कर लिया था, तो इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने रिस्टोर करी थी रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली को जो है वो दोबारा से जो है वो पावर दी थी रूल करने की इन मैसूर। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन और छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स इनके टाइम पे हो रखे हैं लॉर्ड रिपन के टाइम पे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले आता है मद्रास मद्रास महाजन सभा। ये मद्रास महाजन सभा जो है वो इनके टाइम पे बनाई गई थी 1884 में। याद रखना आईएनसी से पहले बनी है। एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यानी कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है पीयू, वो 1882 में बनाई गई। ठीक है। फेमीन कोड जो है वो इनके टाइम पे एक आया था, FEMINE फेमीन कोड। ठीक है। और ये 1883 में आया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल, देखो यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये कीवर्ड्स है जो हमें पढ़ते टाइम हमें याद रखने हैं। 1884 में ये आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब नेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। बिफोर आईएनसी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। देन नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे 1885 को। और 1885 एक ऐसा ईयर है जिसमें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रखी है। यानी कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब कवर करेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इसमें हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो रीजनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे कि बॉम्बे या बंगाल या फिर मद्रास, इन तीनों में जो है वो हम ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। और आउटसाइड इंडिया भी हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे।
प्लस आईएनसी की फॉर्मेशन देखेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे आईएनसी से रिलेटेड कि कौन कौन सी थ्योरीज लिंक करती है, और फिर हम जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रॉपरली जो है वो फॉलो करते चलेंगे, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज, और फाइनली भारत को आज़ाद करवाएंगे। आप हमारे इनिशिएटिव्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट।